एक समान वृत्तीय गति, क्षैतिज वृत्त में गति होती है एक समान वृत्तीय गति, और ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति होती है, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति होती है असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति होती है असमान वृत्तीय गति, क्षैतिज वृत्त में गति होती है एक समान वृत्तीय गति। बताइए इसमें क्या आंसर होगा? हमने बताया था क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से, अचर चाल बोल दिया गया, समझ जाना एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति में चाल, गतिज ऊर्जा, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, ये सारी चीजें नियत रहता है। तो गतिज ऊर्जा नियत रहेगी, वेग, त्वरण, बल, वेग, त्वरण, बल, संवेग, ये सारी चीजें बदलता है, वेग भी बदलता है, त्वरण भी बदलता है, संवेग भी बदलता है, बल भी बदलता है। ठीक है, ये कल बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका तो डी है। इसके बाद 13 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर समान द्रव्यमान के दो कण, समान द्रव्यमान दो कण है, दोनों के द्रव्यमान सेम है। मान लो दोनों का द्रव्यमान m है, r1 व r2 त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों पर एक समान चाल से, मतलब दोनों की चालें भी समान है, दोनों के द्रव्यमान समान है, दोनों की चालें समान है। ठीक है, चक्कर लगा रहे हैं, उनके अभिकेंद्र बलों का अनुपात बताइए। अभिकेंद्र बल का सूत्र याद रखना, mv²/r होता है या mr ओमेगा स्क्वायर होता है, mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर। दोनों का द्रव्यमान m मान लो सेम द्रव्यमान है, दोनों की चाल सेम है, मान लो v है। तो पहले पर अभिकेंद्र बल F1, पहले पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F1 mv²/r1 हो जाएगा। दूसरे पर अभिकेंद्र बल, द्रव्यमान वही रखना है, चाल वही रखना है, त्रिज्या r2 कर देना है। अभिकेंद्र बलों का अनुपात F1 को F2 से भाग दे दो, ये कट जाएगा, ये r2 ऊपर चला जाएगा, तो r2/r1, ये r2 ऊपर चला जाएगा, r1 नीचे है ही, तो r2/r1 हो जाएगा। विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी, रवि बरेली, सी आसन सही होगा, सी आसन सही होगा। अभिकेंद्र बल द्वारा कोई काम नहीं होता, कल बताया था, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0, अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। यह अभिकेंद्र बल का सूत्र है, द्रव्यमान दोनों के समान है, दोनों कणों के, दोनों की चालें समान है। पहला कण r1 त्रिज्या के वृत्त में घूम रहा है, दूसरा कण r2 त्रिज्या के वृत्त में घूम रहा है, तो पहले पर अभिकेंद्र बल mv²/r1, दूसरे पर अभिकेंद्र बल mv²/r2, F1/F2 अभिकेंद्र बलों का अनुपात भाग देना है, mv² से mv² कटेगा, r2 ऊपर चला जाएगा, r2/r1। विकल्प नंबर सी, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है सवाल। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी विद्यार्थी देखें और इसका भी आंसर दें। आप केंद्र बल है, जल्दी बताएं, विद्युतीय बल है, काल्पनिक बल है, गुरुत्वीय बल है, नाभिकीय बल है। आप केंद्र बल, जल्दी बताएं, आप केंद्र बल है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में कल बताया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विद्युतीय बल है कि काल्पनिक बल है कि गुरुत्वीय बल है कि नाभिकीय बल है? ठीक है, मुकीम, यदवीर, अर्पित, शिवम, विकास, मोन्टू, कपिल दुबे, आश्वेंद्र, अमन अग्निहोत्री। ठीक है, सभी लोग आंसर बताएं, सारे लोग आंसर बताएं। ठीक है, लगभग सबका सही है। ये काल्पनिक बल होता है, कल बताया था काल्पनिक बल है, ये काल्पनिक बल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेखीय वेग v तथा कोणीय वेग ओमेगा में संबंध क्या होता है? रेखीय वेग v तथा कोणीय वेग ओमेगा में क्या संबंध होता है? जल्दी बताएं।
रेखीय वेग व कोणीय वेग में क्या संबंध होता है? जल्दी बता दें उत्तर इसका। रेखीय वेग व कोणीय वेग में क्या संबंध होता है? रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध कल लिखवाया था। रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध, ठीक है। अमन कुमार रावत, नितेश पांडे, नवनीत शुक्ला, अनमोल, हर्ष शर्मा, ठीक है, सभी को याद है। कल बताया था v बराबर आर ओमेगा। v बराबर क्या होता? आर ओमेगा होता है सी विकल्प। v बराबर आर ओमेगा 15 का जो है सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल बताइए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या आर ई हो, पृथ्वी की त्रिज्या आर ई, आर मतलब रेडियस, ई का मतलब अर्थ की, गुरुत्वीय त्वरण का मान स्मॉल जी हो, तो पृथ्वी की सतह से प्लायन वेग vo का मान बताइए। यहाँ पर प्लायन वेग का मान vo से दर्शाया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। प्लायन वेग जहां हम ई समझते हैं उसी को vo समझ लेंगे। प्लायन वेग का सूत्र इसमें से कौन सा है? दुर्गेश गुप्ता गलत बता रहे हो, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जल्दी बताएं, फटाफट इसका आंसर बताइए। प्लायन वेग का सूत्र बताना है, प्लायन वेग का सूत्र। हर्ष शर्मा वेरी गुड। प्लायन वेग का सूत्र बताएं सभी लोग। मोहम्मद सद्दाम गलत है, प्रणव चौधरी बिल्कुल सही है, अवनीश मौर्य बिल्कुल सही, हर्ष शर्मा बिल्कुल सही, ऋतिक, प्रणव चौधरी, संचित, गोल्डी कुशवाहा, रवि, अमित बघेल, ठीक है, सभी का सही है। तो प्लायन वेग vo बराबर यहाँ पर √2gr या √2gre यहाँ लिखना था, ठीक है। √2gr हो या √2gr ही बात एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 16 का डी ऑप्शन, जितने लोगों ने डी बताया बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चलिए इसका आंसर बताएं सभी लोग। जो कल पढ़ाया था उसी का टेस्ट है, ठीक है, रिवीजन हो रहा है एक तरीके से। चलिए इसका आंसर बताएं। क्रीम सेपरेटर मशीन से दूध से क्रीम अलग होने का कारण अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, गुरुत्वीय बल, घर्षण बल। क्या आंसर है? राजीव, रितेश तिवारी, नईम मलिक, अनमोल, मोहम्मद सद्दाम, दिशा गुप्ता, संचित, समर, मुकेश कुमार, नवनीत, सोनू पाल, ऋतिक, प्रीति सिंह, आलोक प्रकाश, ठीक है। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल सही है, अपकेंद्र बल। ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्र बल होगा, बिल्कुल सही बात है, अपकेंद्र बल, ठीक है। अपकेंद्र बल सही उत्तर है, अपकेंद्र बल सही उत्तर है, ये वाले बिल्कुल सही है। चलिए इतनी बात सबको समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है सभी को। अब एक चीज और समझना है, ये टेस्ट कंप्लीट हुआ आपका। इस टेस्ट में 17 क्वेश्चंस थे, इनको एक बार और पढ़ लेना आप लोग। आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा शाम को, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने नोट्स जो है बना लिया होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं बनाया है तो पीडीएफ मिल जाएगा, तो एक बार उसको देख करके नोट कर लेना। सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में नोट करना, ठीक है। देखो यहाँ पर मान लो ये पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी के सतह से बच्चों जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। अब बढ़ते 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 जब इनफाइनाइट पर चले जाएंगे, अनंत पे चले जाते हैं, तो वहां पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पूछ लिया जाए, ठीक है, पृथ्वी की सतह से
ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये टर्म पूछा जाता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ऊंचाई के साथ जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि किसी वस्तु को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो पृथ्वी उसको हमेशा तो खींच रही होगी। पृथ्वी का आकर्षण हमेशा नीचे ही रहता है। पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है, पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्व कहते हैं। तो गुरुत्व बल तो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है और हम वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर ले जाएंगे तो गुरुत्व बल के विरुद्ध हमको काम करना पड़ेगा। अगर किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर ले जाते हैं तो हम लोगों को गुरुत्व बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच रही है। हम उल्टे दिशा में ले जा रहे हैं। पृथ्वी का काम है वस्तु को अपनी ओर खींचना, लेकिन हम उसको विपरीत दिशा में ऊपर उठाते लेके चले जा रहे हैं। तो गुरुत्व बल के विरुद्ध हम काम करेंगे और जो हम काम करेंगे वही उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और उसी ऊर्जा को बोलते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? उसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो जैसे जैसे वस्तु को ऊंचाई पर ले जाएंगे वैसे वैसे उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ता है। ये प्रश्न पूछा जाता है और सबसे ज्यादा बढ़ते 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 सबसे अधिकतम मान हो जाता है 0। वैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान निगेटिव में होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे बढ़ता जाएगा और अनंत पर सबसे ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती कहां पर? अनंत पर। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी कहां पर? अनंत पर। जब बहुत दूर चले जाएंगे अनंत पर। ठीक है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम कहां होगा? अनंत पर होगा। सबसे ज्यादा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान कहां पर होता? अनंत पर। अब कितना होता है ये भी लिख लो। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान कितना होता है? 0 होता है। कहां पर? अनंत पर। ठीक है। अनंत पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू 0 होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। कहां पर? एट इन्फिनिटी। ठीक है। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ते 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 अधिकतम हो जाएगा। कहां पर होगा? अधिकतम अनंत पर होगा और अधिकतम मान कितना होगा? 0 होगा। इतनी बात आपको याद रखना है। अधिकतम तो होगा लेकिन कहां पर होगा? अनंत पे होगा। कितना होगा? 0 होगा। ये ध्यान रखना आप लोगों को। ये 3 प्रश्न है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकता है यूपी कैडेट में आ जाए, है ना। तो इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान तो घटता है, लेकिन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। बढ़ते 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 क्या होता है? अधिकतम हो जाता है। कहां पर हो जाता है? अनंत पर सबसे ज्यादा होता है। इन्फिनिटी पर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। कितना हो जाएगा? 0। कितना होगा? 0 हो जाएगा।
ये 3 प्रश्न नोट कर लीजिए सभी लोग। पृथ्वी की सतह से, और याद भी करिए, साथ साथ में याद कर लीजिए, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता है, अधिकतम कहां पर, अनंत पर, और अधिकतम मान कितना होता है, 0 होता है। अधिकतम मान जो है 0 होता है। यहां तक क्लियर है? नोट हो गया सबका? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान पूछ लिया जाए कितना होता है, तो आप कहोगे कि 0 होता है। कहां होता है? अनंत पे होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है, ध्यान देना, कि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता है। जैसे मान लो ये पृथ्वी का केंद्र है ना, और ये पृथ्वी की त्रिज्या है RE, ये पृथ्वी की त्रिज्या RE है। और जब वस्तु, मान लो कोई यम द्रव्यमान की वस्तु है, वो पृथ्वी की सतह पर है। यम द्रव्यमान की वस्तु है, वो कहां पर है? पृथ्वी की सतह पर। यम द्रव्यमान की वस्तु कहां पर रखी गई है? पृथ्वी की सतह पर है। यहां पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान कम रहता है, लेकिन जब इसको h ऊंचाई पर पहुंचा देंगे, जब इसी वस्तु को कहां पर पहुंचा देंगे, इसी वस्तु को कहां पहुंचा देंगे, h ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर पहुंचा देंगे, तो गुरुत्वीय त्वरण तो घट जाएगा। यहां पर g का मान सबसे ज्यादा था, यहां पर कम हो जाएगा, लेकिन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। h ऊंचाई पर जब हम वस्तु को ले जाएंगे तो वहां पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, यहां पर कम और यहां पर ज्यादा। ठीक है, यहां पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान कम रहेगा और यहां पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। अब पूछा जाए कितना वृद्धि हो जाती है, कितना वृद्धि हो जाती है ये पूछा जाए, तो कैसे निकालोगे? किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से, h ऊंचाई पर ले जाने पर, h ऊंचाई पर ले जाने पर गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य पूछा जाए। गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य, पूछ लिया जाए, या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। ये 2 तरीके का सवाल पूछेगा। किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से, देखो ध्यान से, किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ले जाने पर गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य भी पूछा जा सकता है। या अब ध्यान दें, गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। जो गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य होता है, जितना गुरुत्व बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा उतना स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ले जाएंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि गुरुत्व बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है। गुरुत्व बल तो पृथ्वी द्वारा हमेशा नीचे की ओर काम करता है, हम विपरीत दिशा में वस्तु को पहुंचा रहे हैं, तो गुरुत्व बल के विरुद्ध हमको काम करना पड़ेगा। जो काम करना पड़ेगा उसे कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? उसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कहते हैं, ऐसे समझ लो। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जब ले जाएंगे तो गुरुत्व बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। जो काम करना पड़ेगा उतना ही उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, है ना। तो इसका फार्मूला हम बता देते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, m इंटू जी इंटू एच पूरे का अपान
1 प्लस एच अपान आर ई, ये सूत्र है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि का ये सूत्र है। किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से, कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान हिमालयम है, उसको पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, एच। एच ऊंचाई पर ले जाने में गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि हुई है उसका सूत्र ये होता है mgh पूरे का अपान 1 प्लस एच अपान आर ई, 1 प्लस एच अपान आर ई। पहले तो ये नोट करो, ये पॉइंट नोट कर लो। किसी भी वस्तु को पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर ले जाने में किया गया कार्य या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के मान में कितनी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कम है और यहाँ पर एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है, इसका मतलब बढ़ गई है। तो कितनी बढ़ोतरी हुई है वो हम लोगों को पता करना है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि का ये सूत्र नोट कर लो, m इंटू जी इंटू एच पूरे का मान 1 प्लस एच बटे आर ई होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि याद कर लो, डेल्टा यू बराबर एम जी एच पूरे का बटा 1 प्लस एच बटे आर ई। एम का मतलब उस वस्तु का द्रव्यमान जिसे पृथ्वी के सतह से एच ऊंचाई पर ले गए हैं, एच का मतलब जितनी ऊंचाई पर ले गए हैं, आर ई का मतलब होता पृथ्वी की त्रिज्या, आर ई का मतलब होता पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर ले जाएंगे तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के मान में बढ़ोतरी होगी। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के मान में बढ़ोतरी का सूत्र याद रखना, डेल्टा यू बराबर एम जी एच पूरे का अपान 1 प्लस एच अपान आर ई 1। ठीक है, अमन सिंह राजावत रेगुलर आया करो, ठीक है पढ़ने। अब देखो, यदि एच का मान आर ई के बराबर हो, है ना, यदि एच का मान आर ई के बराबर हो, अगर हम लोग किसी वस्तु को, एम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है, अगर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर ले जाएं वस्तु को, अगर हम लोग पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर ले जाएं तो क्या होगा, वस्तु को पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर ले जाएं तो स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि कैसे निकलेगा, डेल्टा यू न्यूमेरिकल है ये एम जी एच सूत्र लगाओ, एम जी एच पूरे का अपान 1 प्लस एच अपान आर ई, ये लगा दिया। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि, एच का मान सवाल में दिया गया, कितनी ऊंचाई पर वस्तु को ले गए हैं, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर, तो यहां पर डेल्टा यू आ जाएगा एम जी, और यहां पर बच्चों एच की जगह आर ई पूरे का बटा, यहां जब एच की जगह आर ई रखोगे, देखो रख लो 1 प्लस एच की जगह क्या रखना है, आर ई बटा आर ई, आर ई से आर ई कट जाएगा, एक बचेगा, यहां पर हो जाएगा एम जी आर ई बटा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, एम जी आर ई बाई 2। स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि या गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य एम जी आर ई बटा 2, तो 1/2 पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एम जी आर ई बाई 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी कैडेट के लिए ध्यान दें। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि कितनी हो जाएगी, हाफ एम जी आर ई, हाफ एम जी आर ई। एच का मान तो रखो अमन गौतम, एच का मान आर ई रखो यहाँ पर, एम जी आर ई बाई 2 हो जाएगा, एम जी आर ई बाई 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ लो, पृथ्वी के सतह से वस्तु को कितनी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, जितनी पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि कितनी होगी, डेल्टा यू बराबर एम जी एच पूरे का मान 1 प्लस एच अपान आर ई, एच की जगह ऊपर आर ई रखो, नीचे भी आर ई रखो, ऊपर एम जी आर ई हो गया अपान 1 प्लस आर ई अपान आर ई कट जाएगा 1,
1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। mg/2 हो जाएगा। ठीक है, हाफ mg/. क्लियर है सबको? ये जो नीचे 2 लिखा है डेल्टा यू बराबर लिखा है mg/2 लिखा है ना, तो इसको ऐसे लिख दिया 1/2 गुणे mg/e। कोई समस्या नहीं, इसका मतलब वही है। जब 1 से इसको गुणा करेंगे तो mg/e आएगा, तो ये 2 नीचे रहेगा। ठीक है, इसीलिए हमने ये जो नीचे 2 है ये ऊपर 1 समझेंगे। 1/2 पहले लिख दिया, क्योंकि ऑप्शन में आपको ऐसे लिखा मिलेगा हाफ mg/e। क्लियर है सभी को? एक प्रश्न और बता दे रहे हैं, कोई भी प्रश्न है अगर सूत्र याद है तो कर ले जाओगे। यदि h बराबर 2re अगर पृथ्वी की त्रिज्या के 2 गुने ऊंचाई पर ले जाएं, यम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की त्रिज्या जितनी है re उसका 2 गुनी ऊंचाई पर ले जाएं, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि कितनी होगी? डेल्टा यू का मान बताना है। किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी ऊंचाई पर ले जाना है, तो सूत्र लगाओ गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि का। mgh पूरे का अपान 1 + h/re ये लगा दो। अब क्या करना है? डेल्टा यू बराबर यम जी और h की जगह 2re रखो। 2re बटा यहां पर हो जाएगा 1 + h की जगह 2re बटे re है ना। 2re बटे re तो पहले से h की जगह 2re, re से re कट जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि जो आएगी mg × 2re बटे में यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 + 2 3, तो 2 ऊपर है नीचे 3 है, तो 2/3 बाहर कर लो। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि 2/3 और क्या होगा? mg/e 2/3 mg/e। कोई भी न्यूमेरिकल हो सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि का सूत्र मालूम है। 2/3 mg/e 2/3 mg/e आएगा। ठीक है, लकी हो जा, बिल्कुल सही है। 2/3 mg/e। सवाल सॉल्व जरूर करना, ध्यान रखना ये 2/3 mg/e हो जाएगा। ऐसे कोई भी सवाल हो h का मान दिया रहेगा, आंसर आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, कल हमने आप लोगों को कक्षीय वेग के बारे में बताया था। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान me है और पृथ्वी की त्रिज्या जो है re है। ठीक है, और कोई भी उपग्रह है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है vo कक्षीय वेग से परिक्रमा कर रहा है, और ये उपग्रह की जो कक्षा है वो वृत्ताकार है और इसके कक्षा की जो त्रिज्या है मान लो r है। तो vo का सूत्र बताया था, vo बराबर √gme/r, अगर आपको पता हो। कल नोट किया था, आज नोट करने की जरूरत नहीं है। ये vo बराबर √gme/r। ठीक है, जो ये उपग्रह है इसका द्रव्यमान मान लो स्मॉल m है। स्मॉल m यहाँ कहीं सूत्र में नजर नहीं आ रहा है। तो कक्षीय वेग जो होता है उपग्रह का वो उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता। पहली बात, वो ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, जिसके परिता ये चक्कर लगा रहा है उस ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा कक्षीय वेग। यहाँ पर सवाल में बोला जाता है यदि उपग्रह पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर हो, कितनी ऊंचाई पर हो? h। यदि उपग्रह, ध्यान से सुन लो, यदि उपग्रह पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर हो और ये वाली दूरी जानते हो पृथ्वी की त्रिज्या re होता है, यहां से सेंटर से यहां तक की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या है। re में जब h जोड़ोगे तो कितना आएगा? re + h। और यहां से यहां तक की दूरी को स्मॉल r कहते हैं। केंद्र से उपग्रह तक की दूरी को स्मॉल r कहते हैं।
ये पूरी दूरी स्मॉल आर होता है। तो अगर ये दूरी पूरा स्मॉल आर है, स्मॉल आर को लिख सकते हैं आर ई प्लस एच, स्मॉल आर को लिख सकते हैं आर ई प्लस एच। तो कभी कभी सवाल पूछ लेता है, यदि उपग्रह पृथ्वी की सतह से यह ऊंचाई पर हो तो कक्षीय वेग का सूत्र, उस समय कक्षीय वेग जो हो जाएगा, जो ये आप लिखे हो √GME अपान स्मॉल आर है, यही GME अपान स्मॉल आर की जगह पर, स्मॉल आर मतलब होता है उपग्रह के कक्षा की त्रिज्या, स्मॉल आर का मतलब है उपग्रह के कक्षा की त्रिज्या, ये स्मॉल आर हो जाएगा आर ई प्लस एच, आर ई में एच जोड़ दो, आर ई प्लस एच हो जाएगा। स्मॉल आर की जगह हम लोग आर ई प्लस एच रख देंगे। तो घबराना नहीं, अगर कहीं ऐसा ऑप्शन में दिख जाए ये ना सोचना कि जो है हमको तो पढ़ाया गया है √GME अपान स्मॉल आर और वो सूत्र में दिख नहीं रहा, ठीक है। तो कभी कभी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई एच दी रहती है, तो आर ई में जब एच जोड़ते हो तो स्मॉल आर पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर पृथ्वी के समीप है तब तो बताया था, तो एच का मान छोड़ देते हैं। पृथ्वी के समीप अगर परिक्रमा करेगा, एच का मान, पृथ्वी की त्रिज्या बहुत ज्यादा होती है, 6400 किलोमीटर लगभग होती है, 6400 किलोमीटर की तुलना में अगर एच बहुत कम है तो एच को जो है छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। बहुत बड़ी संख्या में बहुत छोटी संख्या जोड़ने का मतलब नहीं होता, तो सिर्फ इतना ही आ जाएगा, VO बराबर √GME अपान आर ई। ये नोट किया था आप लोगों ने। पृथ्वी के समीप अगर उपग्रह परिक्रमा कर रहा है तो उसका कक्षीय वेग होता है VO बराबर √GME अपान आर ई या √g अगर याद हो, पृथ्वी के समीप के लिए हमने ये नोट कराया था √g, जो डेली का डेली पढ़ते हैं, जितना भी नोट करा दिया जाए बोर्ड पर, अगर डेली का डेली आप सारे विषय का रिवीजन का मतलब अगर आपको रटा रहता है तो यूपी कैडेट में आपकी रैंक पक्का आएगी। और अगर एक दिन का भी आपका छूट जाता है तो ये समझ जाइए फिर टेंशन में आप हो जाएंगे, तब आपका ये 1.5-2 महीने में नहीं होने वाला है, तब आपको एक वर्षीय पाठ्यक्रम में शामिल ही होना पड़ेगा। लेकिन जो विद्यार्थी डेली का डेली पढ़ रहे हैं, जितना यहाँ पर नोट कराया जाए, अगर उतना आप पढ़ने की क्षमता रखते हो तो समझ जाइए आपकी रैंक जो है इतनी आ जाएगी कि आप फ्री सीट पर चारों विश्वविद्यालयों में से किसी न किसी में आपका एडमिशन हो जाएगा। और जो विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ PDF का इंतजार करते हैं, जो रेगुलर लगे हैं, बिल्कुल जैसे ऑफलाइन बैच चलता है, कानपुर आप पूरे जोश में कोचिंग करने आते हो, 15-20 हजार रुपये आपका खर्च हो जाता है, जब आपके जेब से पैसे चले जाते हैं तो आप संतुष्ट हो जाते हो। कोचिंग का मतलब कुछ नहीं होता, कोचिंग का मतलब यही होता जो आप पढ़ रहे हो, कोचिंग का मतलब यही है। ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ कानपुर आए और जो है पैसा बर्बाद करके जाए, छपेड़ा पुलिया घूमे, ठीक है, जेड स्क्वायर घूमे, बिग बाजार घूमे, इसका मतलब नहीं होता। बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं अपने 90% समय इन्हीं चीजों में बर्बाद कर देते हैं, 90%। और बहुत सारे ऐसे हैं जो एक दूसरे के कमरे में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, है ना। जो विद्यार्थी इस समय पढ़ लेगा, क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत कम रहेगा, क्योंकि कोचिंग संस्थान सारे बंद हैं, और जो विद्यार्थी वार्षिक पाठ्यक्रम करके गए भी हैं यहाँ से, उनका सबका भूल गया। पहली बात, किसी के कोचिंग में कोई भी सिलेबस कंप्लीट है नहीं है, सिलेबस कंप्लीट एक साल में नहीं करा पाए। जो वार्षिक पाठ्यक्रम था उसमें सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं, और जब सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, मान लीजिए 50% 55% सिलेबस कंप्लीट करा के भेजा है, तो वो भी समझ जाइए आपकी तरह क्रैश कोर्स ही पढ़ रहे हैं। अगर आपने थोड़ा सा होशियारी कर दी कि जितना यहाँ पर बोर्ड पर लिखा जा रहा, अगर उसको आपने रट लिया, तो 200 क्वेश्चन में से 120-130 क्वेश्चन आप ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे रटा रटाया, आपको लगेगा कि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पर ये सवाल जो है चमक रहा था, कभी वो पॉइंट यहाँ पर लिखा गया था, और उन्हीं में से सारे पॉइंट आएंगे उसी में से। और जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, यही मौका है सिलेक्शन लेने का। अगर आपने ये मौका गंवा दिया तो समझ जाइए कि जो है दिक्कत आएगी।
अगर बाई चांस किसी का मान लो धोखे से मेहनत करिए नहीं होता है तो घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं रहती ज़्यादा। फिर उनको वार्षिक पाठ्यक्रम में भाग लेना होगा, ठीक है। चीज़ों को जब दोबारा से पढ़ेंगे तो चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। एक दो बच्चे ऐसे हैं जो उनको कहते हैं हमको याद ही नहीं होता, याद नहीं होता ठीक है, प्रयास तो करिए, प्रयास करिए कि जो है पूरी कोशिश करिए कि आपका सिलेक्शन हो। नहीं होता है तो आगे होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के आपको ईमानदारी से जितना पढ़ाया जाए, 5 घंटे की क्लास होती है, 5 घंटे अगर आपने समय दे दिया है तो आपका काम हो जाएगा। और अगर आप नहीं काम कर रहे हो, बहुत सारे ये भी सोचते हैं कि जो है वीडियो तो पड़ा रहता अगले दिन के लिए तो हम बाद में देख लेंगे, बाद में देखने से कुछ नहीं होता। अगर आप लाइव क्लास के माध्यम से बिल्कुल ऑफलाइन जैसा पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। हाँ अनुयांश बताओ बेटा। ठीक है, काफी लोगों ने तो जो है नोट्स बनाए हैं। ठीक है अनुयांश, ठीक है तुम्हारा। हाँ सभी का यूपी कैडेट निकलेगा, 100% निकलेगा तभी जब आप डेली का डेली आप पढ़ते चलेंगे। कंपटीशन नहीं है, ध्यान देना, तुम ही सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मौका छोड़ दिया, अगर आप डेली नहीं पढ़ रहे हो जितना कंटेंट दिया जा रहा, तो आप बहुत पीछे हो रहे हो, ये ध्यान रखो। और एक भी क्लास पहली बार छोड़नी नहीं किसी को। बहुत सारे ऐसे हैं कि बीच में 15-20 गायब हो जाते हैं। अमन पांडे, देखो रैंक कुल मिलाकर के, रैंक आप लोगों की कुल मिलाकर के मान चलो कि 500-600 के अंदर आनी चाहिए। 500-600 के अंदर आपकी रैंक आ गई तब भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसमें बायोलॉजी वाले भी तो शामिल रहते हैं और वो वेटनरी के लिए होते हैं तो हट जाएंगे, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इतनी मेहनत करो कि आपकी रैंक आ जाए। और जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, हम देख रहे हैं क्रैश कोर्स में भी कम से कम 100 बच्चे ऐसे हैं, 100 विद्यार्थी क्रैश कोर्स के ऐसे हैं जिनकी रैंक जो है 200 के अंदर रहेगी। अगर ये सही से पढ़ लिए, 100 ऐसे हैं जिनकी 200 के अंदर रैंक रहेगी, 100 बच्चे पूरे लाइन से, क्योंकि इतना बढ़िया वो पढ़ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहे हैं कि वो समझ लो एक वर्षीय पाठ्यक्रम को भी फेल किए हैं। जितना पढ़ाया जा रहा उतना पढ़ रहे हो। तो ये 100 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रेगुलर आते हैं पढ़ने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया जाएगा। पहले अभी आप तैयारी करिए अच्छे से, सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करिए जितना पढ़ाया गया है, फिर जो है कितने क्वेश्चन करने हैं, कैसे करने हैं, एग्जाम के पहले बताया जाएगा आपको। ठीक है, ठीक। अब केमिस्ट्री की क्लास है आप लोगों की, आप लोग जो है लाइव बने रहिए। केमिस्ट्री की क्लास इसके बाद है। नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को नमस्ते, गुड इवनिंग। सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं। प्यारे बच्चों, हम लोग कल के टॉपिक में फास्फोरस को कंप्लीट किया था और फास्फोरस लगभग हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने उसमें देख भी लिया जो भी मुख्य पॉइंट्स, जो भी मुख्य बिंदु थे उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग उसी के आगे में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सल्फर। तो सल्फर क्या है कि सल्फर का आज पूरा हम डिटेल पढ़ लेते हैं कि सल्फर क्या है, सल्फर का क्या टॉपिक नंबर क्या
इसको प्रोडिक टेबल में कहाँ स्थान है, ये मेटल है कि नॉन मेटल है। हाँ, जो सल्फर होता है इसके कितने अप्रूव है। सल्फर का एक ही कंपाउंड आपके सिलेबस में है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो उसकी भी हम चर्चा कर देंगे मोस्टली, जो इसका पॉइंट्स मुख्य बिंदु हैं, और जो रिमेंस होंगे फिर देखा जाएगा। तो आज लगभग हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो आइए सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी बच्चे जल्दी से आ जाए। गुड इवनिंग, नमस्कार। क्लास स्टार्ट की जाए, सभी लोग जल्दी से आ जाइए, जल्दी जल्दी फटाफट। रितेश तिवारी, गोपाल पटेल, अवनीश मौर्य, अभिषेक यादव, जल्दी से बेटा आ जाइए। शिवम यादव, नमस्ते, गुड इवनिंग। अरविंद, नवनीत शुक्ला, राधे राधे। अमित बघेल, शिवम यादव, चलिए जल्दी आइए फटाफट बेटा, प्यारे बच्चों सभी लोग जल्दी से आ जाइए, लगभग आ ही चुके हो। चलते हैं तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि क्या, देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं आज सल्फर के बारे में। तो सबसे पहले देखिएगा, सल्फर जो होता है, सल्फर का जो प्रतीक क्या होता है, यस होता है। इस तरीके से सल्फर जो होता है, सल्फर, और इस सल्फर को, ये जो सल्फर होता है, इस सल्फर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको गंधक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गंधक भी कहते हैं। प्यारे बच्चे, जो सल्फर होता है इसको गंधक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो सल्फर है ये गंधक, मैंने बताया कि ये जो सल्फर होता है इसको गंधक भी कहते हैं। सल्फर जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है वो भी आपको बता देते हैं। सल्फर का जो परमाणु क्रमांक जो होता है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक इसका 16 होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक जब 16 होगा, तो यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक जब 16 है, तो यहाँ पर देखिएगा परमाणु क्रमांक बराबर, एक मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया था, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, और यहाँ पर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए यहाँ पर अगर परमाणु क्रमांक हमारा कितना है, Z हमारा 16 है, तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या भी 16 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 16 हो जाएगी। दूसरी बात और आपको बता दें, अब देखिए जो सल्फर होता है, इस सल्फर का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, देखिए अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो क्या होगा, 2, 8, 6 यही होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8, 6 होगा। अब जब 2, 8, 6 होगा, तो अगर हम आपसे पूछे
कि इसको मेन लीफ के आवर्त सारणी में किस स्थान पर रखा गया है। मेन लीफ के आवर्त सारणी में इसका कौन सा आवर्त होगा, कौन सा समूह होगा। आप लोगों से अगर मैंने पूछा कि ये जो हमारा सल्फर है मेन लीफ के आवर्त सारणी में इसको कहाँ पर रखा गया है, तो देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर ऑफ सेल होती हैं, जितनी नंबर ऑफ सेल होती हैं वो उसका आवर्त को प्रदर्शित करता है। इसलिए इसको मेन लीफ के इसका जो आवर्त होगा वो इसका आवर्त कितना हो जाएगा, आवर्त इसका हो जाएगा 3rd। आवर्त कितना हो